नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको मौर्य वंश के सारे जो प्रशासनिक इकाइयाँ वगैरह थी, सारा कुछ मैंने बता दिया था। किस तरीके से क्या-क्या हुआ था मौर्य वंश में, कैसे उसका प्रादुर्भाव हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, उसके बाद में बिंदुसार राजा बना, बिंदुसार के बाद में सम्राट अशोक राजा बनते हैं। अशोक के बाद में मतलब कि जो उनके पुत्र पौत्र होते हैं, तो उतना योग्य नहीं निकल पाते हैं और उसके बाद में उनका ही एक सेनापति होता है, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है? जो कि अपने राजा की हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद में फिर शुंग वंश की स्थापना कर देता है, ठीक है? ये सेनापति होता है मौर्य वंश में, मौर्य जो रहता है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि मौर्य वंश में या मौर्य काल में जो वर्ष की शुरुआत होती थी वो आषाढ़ महीने में होती थी, जिसको वर्तमान में आप जुलाई बोलते हैं, ठीक है? हिंदी जो मंथ होते हैं उसमें इसको आषाढ़ बोला जाता था, ठीक है? और बाकी ये सारा मैंने बता ही दिया था कि सबसे बड़ी जो इकाई होती है प्रशासनिक ढांचे की, वो सबसे बड़ा पद राजा का होता है और सबसे बड़ा महाजनपद, उसके बाद में प्रांत, प्रांत के बाद में जिला या फिर विश के जो अध्यक्ष होता था उसको विस्पति बोला जाता था। उसके बाद में 10 गांव का जो यूनियन होता था उसको गोप बोला जाता था, गोप का मालिक गोपिक होता था, ठीक है? ये सारा मैंने बता दिया। तो उसके बाद में सबसे छोटी इकाई गाँव होती थी, गाँव का मालिक जो होता था वो मुखिया होता था, ठीक है? मौर्य वंश में मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी, लेकिन अशोक के समय आते-आते ये फिर 5 हो गई थी, ठीक है? ये सारा मैंने आपको बता दिया था। आज बात करते हैं हम शुंग वंश के बारे में, ठीक है? तो शुंग वंश क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है एक्चुअली, मौर्य वंश को खत्म करने के बाद में शुंग वंश ही मगध साम्राज्य की जो गद्दी थी उस पर बैठा था। और बात करते शुंग और मगध, सॉरी, मौर्य में क्या था, मौर्य वंश का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि लास्ट के जो राजा रहे थे वो बौद्ध धर्म के प्रति काफ़ी ही उनका झुकाव हो गया था। इस समय जो बौद्ध धर्म था वो अपने पीक पे था, ठीक है? मतलब हर कोई बौद्ध धर्म की ओर झुकाव मान रहा था। तो उसके बाद में चूंकि इस पुष्यमित्र शुंग था, ये जन्मजात ब्राह्मण था, ठीक है? और ये सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, पुष्यमित्र शुंग। तो उसके बाद में जब ये गद्दी पे बैठता है पुष्यमित्र शुंग, तो फिर ये एक तरफ से कह सकते हैं कि बौद्ध मठों को, बौद्धों को ध्वस्त करवाता हुआ चला जाता है। तो उसी संदर्भ में चर्चा करते हैं। मगध शासन तो मगध सम्राट या फिर मगध शासन पर बैठने वाला ये पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था। एक्चुअली इससे पहले जितने भी, चाहे हर्यक वंश ले लें आप, चाहे नंद वंश ले लें, ठीक है? या फिर हर्यक, अशीर, मसूदशाह, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ठीक है, नंद वंश और मौर्य वंश। अभी तक हमने 4 वंश पढ़े। वो चारों वंश मगध से ही संबंधित थे, यानी कि उनका जो प्रादुर्भाव हुआ था, उनके जो राजा वगैरह थे या फिर रहने वाले थे, वो सभी लोग मौर्य या मगध से ही थे, यानी पटना के आसपास के क्षेत्र से ही थे। लेकिन ये जो था पुष्यमित्र शुंग, ये पटना का वास्तविक जो निवासी था नहीं था, ये कहीं अन्य दूसरी जगह से था, यानी ये मध्य प्रदेश साइड का था, ठीक है? किंतु ये मगध की जो सेना थी उस सेना का सेनापति बन गया था, ठीक है? इस वजह से इसको कहा जाता है ये जो पहला गैर क्षेत्रीय राजवंश था वो था शुंग वंश। ये ब्राह्मण वंश था। बाकी बात करते हैं इसका संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ही हो जाएगा, ठीक है? और इसने अपनी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र बनाई, जबकि द्वितीय राजधानी इसने, मतलब कुल मिला के ये बैठा था तो पाटलिपुत्र की ही गद्दी पे बैठा था, पटना में ही। लेकिन इसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया था एक तरीके से, मतलब कि 2 राजधानियाँ इसने बना ली थी। और दूसरी राजधानी इसने विदिशा को बनाया था। विदिशा का पुराना नाम बेसनगर था, जो कि विदिशा मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश की क्षेत्र, मध्य प्रदेश की जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, वहाँ पे एक अभी भी जिला है विदिशा, ठीक है? तो विदिशा को इसने अपनी राजधानी बनाया था पुष्यमित्र शुंग ने। यह कट्टर ब्राह्मण था तथा इसने क्या किया था, चूंकि अशोक के समय से ही बौद्ध धर्म काफ़ी बहुतायत मात्रा में हिंदुस्तान में फैल चुका था और उसके बाद में हर दूसरा व्यक्ति बौद्ध हो जाता था। इस वजह से इसने पुष्यमित्र शुंग ने किया कि इसने बहुत से बौद्ध स्तूपों, बौद्ध मठों मठों को ध्वस्त करवा दिया था, ठीक है? और इसने भी अपने, लेकिन इसने काम भी किया था। इसने क्या किया था, मध्य प्रदेश की जो सांची स्तूप थी उसकी खिड़कियों को तांबे का कराया हुआ, मतलब कुल मिला के जो मध्य प्रदेश में सांची स्तूप था, ठीक है? तो सांची स्तूप की जो खिड़कियां थी उसमें इसने काम करवाया था, जो सांची का स्तूप था, ठीक है? था और मतलब एक तरीके से, क्योंकि वो सांची का स्तूप था सम्राट अशोक ने बनवाया था और उसके बाद में कई शासक आए, लास्ट में जब पुष्यमित्र शुंग आया तो तब तक आते थे। जो सांची का स्तूप था वो एक तरीके से थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय हो चुका था, जो उसका वो मतलब कि इनोवेशन मांग रहा था, रिनोवेशन मांग रहा था, ठीक है? ठीक है, तो इस वजह से पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप का दोबारा सा रिनोवेट करवाया था। थोड़ा बहुत उसकी खिड़कियां वगैरह जो टूट टाट गई थी उनको रिनोवेट करवा दिया था इसने, ठीक है? अब बात करते हैं इसके समय में बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध पुस्तक जातक ग्रंथ की रचना हुई थी। ध्यान रखिएगा, जो जातक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का काफी, मतलब कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एक बुक पुस्तक है, ठीक है? महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इसकी जो रचना हुई थी वो ना अशोक के समय पे हुई थी, ना फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे, ना फिर बिंदुसार के समय पे। ये हुई थी जो पुष्यमित्र शुंग था, जो कि ब्राह्मण था और कह सकते हैं कि
बहुत ही कट्टर वाला ब्राह्मण था, ठीक है। तो इसके समय पे ही जातक ग्रंथ की रचना हुई थी, और इसी के समय पे पाणिनि थे, इसी के समय पे पतंजलि थे। तो पतंजलि की पुस्तक थी महाभाष्य, पाणिनि की पुस्तक थी अष्टाध्यायी। पाणिनि को व्याकरण का प्रणेता भी बोला जाता है। इसी के समय पे जो ऋषि थे, या फिर कह सकते हैं कि मनु जी थे, तो उन्होंने मनु स्मृति लिखा था पुष्यमित्र शुंग के समय पे ही। और इसी के समय पे 2 यवन आक्रमण हुए थे, जिसमें दोनों ही यवन आक्रमण को पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र ने हरा दिया था, ठीक है। 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। उस समय विदेशियों को यवन बोला जाता था, क्योंकि उस समय ये ग्रीक वगैरह वाले लोग आते थे अटैक करने के लिए, ठीक है। तो उनको यवन बोला जाता था। तो 2 बार उन्होंने यवनों ने आक्रमण किया था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र, इसने उन दोनों को मतलब कह सकते हैं कि हरा दिया था। तो बात करते हैं अगर पहला आक्रमण की, तो पहले आक्रमण किया था डेमेट्रियस ने, ठीक है। पहला आक्रमण डेमेट्रियस ने किया था, तथा दूसरा आक्रमण जो किया था वो मिनांडर ने किया था। मिनांडर को भारतीय जो साहित्य है उसमें मिलिंद बोला जाता है, ठीक है। लेकिन उनकी जो साहित्य है उसमें इसको मिलांडर बोला जाता है, ठीक है। मिलिंद या मिलांडर को बौद्ध भिक्षु नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, और उसके बाद में इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। एक्चुअली क्या हुआ था, इसको हरा दिया था, उसके बाद में फिर इनकी मतलब आपस में राजाओं की संधि वगैरह हो जाती है, तो फिर नागसेन को हिंदुस्तान में लाया जाता है, और यहाँ पे इसको बौद्ध भिक्षु मिल जाते हैं, जिसका नाम होता है नागसेन। तो नागसेन इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा वगैरह देते हैं। उसके बाद में ये जो मिनांडर होता है ये फिर बौद्ध बन जाता है, ठीक है, यहीं पे अपने रुक जाता है। बात करते हैं कि नागसेन की पुस्तक है मिलिंद पन्हो, ध्यान रखिएगा। नागसेन बौद्ध भिक्षु थे, और इन्होंने मिलिंद मिलिंद से मिले थे, मिलिंद को कन्वर्ट करवाया था, बौद्ध धर्म में बनाया था, इसलिए इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम ही इन्होंने दे दिया था मिलिंद पन्हो, ध्यान रखिएगा। तो मिलिंद पन्हो किसकी पुस्तक है, नागसेन की है। नागसेन कौन था, सॉरी, नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था। मिलिंद कौन था, मिलिंद एक बौद्ध कह सकते हैं कि ये यवन आक्रमणकारी था, जो कि पुष्यमित्र शुंग के समय पे इसने इंडिया पे अटैक किया था। लेकिन पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था अग्निमित्र, इसने इसको हरा दिया था। और इससे पहले एक और एवन आक्रमण हो चुका था, जिस राजा का नाम था डेमेट्रियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इसी के समय पे एक और कवि हुए थे जिनका नाम है कालिदास, जो कि काफी विख्यात कवि हैं। और कालिदास का क्या सीन था, कालिदास जो है अग्निमित्र के ही साथ रहा करते थे, कुल मिला के मान सकते हैं। तो अग्निमित्र की जितनी भी कृतियां थी, जो भी इन्होंने कांड वगैरह अग्निमित्र ने किए थे, वो कालिदास जी ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, मालविका 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 अग्निमित्र, यानी कि मालविका और अग्निमित्र। तो कुल मिला के अग्निमित्र की एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेमिका थी, जिसका नाम था मालविका। तो मालविका और अग्निमित्र की चर्चा है, वो मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है कालिदास द्वारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, उसका पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र ने 2 बार यवनों को हराया था। दूसरा यवन जो था वो उसका नाम था मिलिंद। तो मिलिंद को बौद्ध भिक्षु नागभट्ट ने बौद्ध बना दिया था। तो इस वजह से नागसेन ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिलिंद पन्हो। और इसी के साथ साथ अगर बात करते कि जातक ग्रंथ की जो रचना हुई थी वो भी पुष्यमित्र शुंग के समय पे ही हुई थी। और पुष्यमित्र शुंग के दरबार में पाणिनि थे, पतंजलि थे, मनु थे, ठीक है। और इसके अलावा नागसेन थे, कालिदास थे, ठीक है। काफी बड़े बड़े विद्वान इनकी सभा में रहा करते थे, ठीक है। अब बात करते हैं जो मालविका अग्निमित्र है, इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम प्रसंग की चर्चा है। और बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग ने पतंजलि के नेतृत्व में अयोध्या में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ध्यान रखिएगा। किसके नेतृत्व में, पतंजलि योग दर्शन है उसके प्रणेता माने जाते हैं पतंजलि। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, सारे जो भी 6 दर्शन थे उन सभी दर्शनों के जो प्रणेता थे उन सभी के बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, वो भी कहाँ पे किया था, अयोध्या में, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ, ठीक है, यानी बरार को जीत लिया था। बरार एक तरीके से कह सकते हैं महाजनपद मान सकते हैं, या फिर विदर्भ को भी एक जनपद मान सकते हैं। तो इसने बरार को जीत लिया था, या फिर विदर्भ को जीत लिया था। कलंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र शुंग को पराजित कर दिया। ध्यान रखिएगा, ये वही खारवेल है जिसके मतलब कि परदादा को या दादा को सम्राट अशोक ने हराया था, ठीक है। क्या नाम था उसका, नंद नंद करके कोई नाम था, ठीक है। उसको मतलब जो कलिंग युद्ध हुआ था उस समय कुछ नंद करके था राजा, उसका अशोक के साथ में युद्ध हुआ था। उसके बाद में जो खारवेल था, खारवेल कलिंग का राजा बनता है। खारवेल के समय पे ही कलिंग जो है वो मगध से अलग हो जाता है, और उसके बाद में खारवेल पे अटैक करता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। और पुष्यमित्र शुंग जब खारवेल पे अटैक करता है तो फिर खारवेल इसको हरा देता है, और खारवेल का ही हाथी गुफा अवलेगा जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। और बात करते हैं अगर इस वंश का जो शासक था भागवत, इसी वंश का एक शासक आया था जिसका नाम था भागव्रत। इसके दरबार में यमन आक्रमणकारी या यमन जो राजदूत था हेरियोडोटस आया था, जिसने गरुड़ ध्वज अभिलेख, जिसका गरुड़ ध्वज अभिलेख मिला है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो गरुड़ ध्वज अभिलेख किससे संबंधित है, हेरियोडोटस से संबंधित है। इस समय राजा कौन था, भागव्रत था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये यवन या विदेशी यात्री था।
बात करते हैं विदिशा स्थित इस अभिलेख में जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है, ध्यान रखिएगा ये विदिशा में स्थित है, मध्य प्रदेश के विदिशा में। चूंकि मैंने आपको बताया था विदिशा को ही इसने राजधानी बनाया था, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी दूसरी राजधानी विदिशा को बनाया था, अपना राजकाज वगैरह यहीं से चलाता था, ठीक है। और विदिशा का जो गरुड़ ध्वज अभिलेख है इसमें भागवत धर्म की जानकारी मिलती है तथा भागवत धर्म में विष्णु भगवान की पूजा होती है। मैंने आपको भागवत धर्म बताए थे, मैंने आपको आजीविक संप्रदाय बताया था, ठीक है, भागवत धर्म बताया था, और ब्राह्मण धर्म बताया था, वैष्णव धर्म बताया था, शैव धर्म बताया, सारे मैंने आपको करवा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी आप देख लेंगे जाके, ठीक है। तो उसके बारे में भागवत धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा मिलती है गरुड़ ध्वज अभिलेख में, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था देवभूति, जिसकी हत्या उसी का मंत्री था एक वासुदेव, उसने कर दी थी। और वासुदेव चूंकि ये कर्ण था तो इसने अपने इसकी हत्या करने के बाद फिर कर्ण वंश की स्थापना की थी। तो कल के वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है कर्ण वंश, जिसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जो भी इससे संबंधित क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट क्विक रिवीजन के तौर पे सुंग वंश, ठीक है। तो बेसिकली सुंग वंश का संस्थापक मैंने आपको बता दिया था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था अग्निमित्र। अग्निमित्र ने 2 बार यवनों का आक्रमण हुआ था, दोनों यवन आक्रमणों को विफल कर दिया था, ठीक है। और अग्निमित्र के प्रेमिका थे जिसका नाम था मालविका। तो मालविका तथा अग्निमित्र की चर्चा कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नामक पुस्तक में है। और पुष्यमित्र संग के ही समय पे मनु जी ने मनुस्मृति लिखी थी, ठीक है। और पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। और इसी के नेतृत्व में इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था, पाणिनि जी के नेतृत्व में, और अश्वमेध यज्ञ किया था इन्होंने अयोध्या में। इसने विदर्भ को जीत लिया था, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। इसी के समय पे खारवेल के साथ में युद्ध हुआ था, कलिंग नरेश खारवेल के साथ में, और कलिंग नरेश खारवेल ने इसको हरा दिया था, ठीक है। कुल मिला के इसने हरा दिया था, और खारवेल का ही हाथी गुफा ले गए, ठीक है। और बात करते हैं इसके दरबार में हेरिकेटोटस आया था, जिसकी चर्चा मिलती है गरुड़ ध्वज अभिलेख में। गरुड़ ध्वज अभिलेख विदिशा में स्थित है, वर्तमान मध्य प्रदेश के विदिशा में, जहाँ जिस अभिलेख में भागवत धर्म की चर्चा मिलती है। भागवत धर्म में भगवान विष्णु की पूजा वगैरह होती थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस वंश का अंतिम शासक था देवभूति, जिसकी हत्या उसका ही मंत्री था वासुदेव, उसने कर दी थी। और उसने हत्या करने के बाद में कर्ण वंश की स्थापना की थी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय बाय।